नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस NISM 5A के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं समझाने वाला हूँ। आज का टॉपिक आपको देख करके स्क्रीन पे समझ में आ रहा होगा कि क्या टॉपिक है। इस चैप्टर का नाम है 7 और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं या समझाने वाले हैं आपको, उसका नाम है नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो और प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स। अब ये 3 जो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स के फाउंडेशंस हैं। फाउंडेशन मतलब समझते हैं आप? फाउंडेशन मतलब इसी के बेस पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, राइट? तो आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं या फिर आप नॉलेज पर्पस के लिए समझ रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि पूरा फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्लास देने की कोशिश की है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस वीडियो में वह है कि आपको चैप्टर के अंत में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का भी सेशन मैंने किया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी कि जैसे म्यूचुअल फंड का यूनिट कैसे वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, इन्वेस्टर से कौन-कौन से एक्सपेंस चार्जेस होते हैं या फेयर प्राइसिंग किसको बोलते हैं, राइट? तो इस तरह की चीजें आपको समझने को मिलेंगी। जो चाहे आप स्टूडेंट हो या बैंकर हो या इन्वेस्टर हो या आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं या फिर आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं जो अपने NISM 5A के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत मदद मिलेगा या कि काफी सारे सिंपल शब्दों में मैंने कोशिश किया है इन समझाने के लिए। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अगले स्क्रीन पर। देखिए, आपके इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि चैप्टर वाइज एलोकेशन फॉर NISM एग्जाम 5A। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं या फिर जो भी है जिस तरह से हमें कांटेक्ट करते हैं वो बोलते हैं कि अ, कितने सारे चैप्टर्स उनको बेसिक चीज का ही पता नहीं होता है। तो मैं बार बार देखिए, हमारा इस चैनल का बनाने का उद्देश्य यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहे। आप भले एग्जाम में थोड़ा सा कम मार्क्स आ जाए, लेकिन आपको ये NISM एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप भले ये वीडियो पहली बार मान लीजिए देख रहे हो या फिर रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते हैं या फिर चैनल आपके लिए नया है, तो आपको ये चैनल से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि चैप्टर 12 ही है और आज जो मैं आपको चैप्टर समझाने वाला हूँ क्लास के रूप में, वो चैप्टर 7 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस चैप्टर में आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा आज। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या-क्या सीखने को मिलेगा। नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, फेयर वैल्यू प्रिंसिपल्स। तो इस चीज के बारे में आप हम चर्चा करेंगे। कंपटीशन ऑफ नेट एसेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। नेट एसेट वैल्यू जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NAV बोलते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जो कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? मार्क टू मार्केट या फिर डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व, एंट्री एंड एग्जिट लोड्स, टोटल एक्सपेंस रेशियो, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती है या फिर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो प्राइसिंग। इस तरह की सारी चीजें जो इस चैप्टर 7 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आज हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलेंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब ये एक चीज मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूँ। जब आप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप खुद ही इन्वेस्टर हैं, है ना? आप एक छोड़ दीजिए कि अभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। आप अगर इन्वेस्टर का पॉइंट से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन्वेस्टर करते हैं, क्या करते हैं वो? तो वो पैसा अलग-अलग जगह इन्वेस्ट होता है उनका पैसा। जैसे कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में या फिर सिक्योरिटीज में। तो इन सब इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है, राइट ना? जैसे आप देखो, आप अगर कोई भी स्टॉक्स को देखोगे तो आप चेंज होते हैं, तो उसी तरह से इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। बिल्कुल स्टॉक्स मार्केट की तरह, राइट? तो NAV जो होता है ना, नेट एसेट वैल्यू, ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड की यूनिट की करंट वैल्यू क्या है, राइट? सो उसकी करंट वैल्यू आप देखो कि म्यूचुअल फंड अगर आप 2 महीना या 4 महीना या 6 महीना पहले आप खरीदे होगे या फिर आज खरीद के आपको 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीना के बाद अगर उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि नेट एसेट वैल्यू क्या आपको चेंज होता रहता है। जब भी आपका नेक्स्ट परचेज आएगा इसमें भी आपको दिखाई देगा। तो आपको जब
स्टेटमेंट आप चेक करोगे तो आपको ये सब सारी चीजें मिलेंगी, या फिर आज के डेट में तो ऑनलाइन की सुविधा है, तो ऑनलाइन में भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू किसी भी टाइम पर कितनी है, सेबी और एमफी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये एनएवी को एक्यूरेट कैलकुलेट करना जरूरी होता है। जैसे आप देखोगे, लिक्विड और डेब्ट फंड्स के लिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही होते हैं, और इक्विटी और बैलेंस फंड्स के लिए कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस तक, राइट। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया कि वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीजों को हिंदी में समझाने की, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाए। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा डीपर नॉलेज नहीं चाहिए। आपका एग्जाम में 50% लाने से ही आप पास हो जाएंगे, हाँ। लेकिन आप अगर अव्वल लाना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के हिसाब से समझाया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 10 प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशंस। अब अगर ये जो, जैसा मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया कि वैल्यूएशन के ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है, तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 10 तरह के किस किस तरह के वैल्यूएशंस होते हैं। आप देखिए नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, फेयर वैल्यूएशन रिफ्लेक्टिंग रियलाइजेबल वैल्यू। अब इस एग्जांपल की तरह से समझते हैं, अगर किसी बॉन्ड में आज ट्रेड नहीं हुआ, तो एएमसी उसको कल के हाई प्राइस पर नहीं, बल्कि आज के मार्केट में जिस प्राइस पर सेल हो सकता है, उसी पर वैल्यू कैलकुलेट करेगी। ठीक है, तो सिंपल समझो में आप समझो, एनएवी हमेशा रियलिस्टिक वैल्यू को दिखाता है या दिखाना चाहिए, राइट। इसका मतलब होता है नंबर 1 प्रिंसिपल का। नंबर 2 क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी अप्रूव्ड बाय एएमसी बोर्ड। अब इसको समझते हैं। मार्केट अगर गिर रहा है, मतलब जैसे डाउन हो रहा है, मार्केट बोलता है ना कि अप हो गया, डाउन हो गया, तो मार्केट अगर गिर रहा है तो डाउन हो रहा है, तो फंड मैनेजर अपनी मर्जी से वैल्यूएशन मेथड चेंज नहीं कर सकता। इसका कोई अप्रूव्ड है, जो एएमसी के हिसाब से, एएमसी के बोर्ड है, उसको अप्रूव होना चाहिए। मतलब ये है भैया कि एक आदमी के हाथ में पावर नहीं दी जाती कि वो मन मर्जी कुछ भी करेगा। समझ में आ रही है? तो ये हो गया नंबर 2 का मतलब। नंबर 3 का वैल्यूएशन आपको मैं अब समझा देता हूँ। नंबर 3 का वैल्यूएशन क्या बोल रहा है, देखिए, वैल्यूएशन एज पर अप्रूव्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब इसको एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। एग्जांपल, अगर पॉलिसी कहती है, मतलब अगर सेबी की पॉलिसी है जो अपने सारे चीजों को कंट्रोल करती है, वो अगर बोलती है कि थिनली ट्रेडेड शेयर्स का वैल्यूएशन फॉर्मूला होगा, तो अगर बार बार वही फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए, मतलब वैल्यूएशन में कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। जो अप्रूव्ड फॉर्मूला है, जो अप्रूव्ड प्रोसेस है, उसके हिसाब से ही आपको वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, राइट। अब चलिए 4 पे चलते हैं, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन पॉलिसीज। इसमें देखते हैं क्या बोलता है। अब इसका मतलब, जैसे आप देखे होंगे कि कुछ साल पहले कोविड आया था। कोविड के बाद मार्केट का बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। अब जैसे देखोगे, कोविड के पहले बहुत सारे लोग बहुत तरह के अलग अलग तरीके से सोचते थे, लेकिन जैसे ही ये आई, कोविड आई, तो उसके बाद लोगों का एक मूड चेंज हो गया, उनका इमोशनल कनेक्ट चेंज हो गया, उनके बिहेवियर में चेंज आया। तो एएमसी ने अपनी वैल्यूएशन पॉलिसीज अपडेट कर दी उस तरह से, राइट। मतलब ये कि रूल्स टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। पीरियोडिक रिव्यू मतलब सेबी ने क्या किया, अपने जो वैल्यूएशंस की पॉलिसीज थी उसको अपडेट किया, और उसके हिसाब से कुछ चेंजेस ला दिया। पांचवा देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं या फिर किसी भी कैपिटल मार्केट में भी अगर आप काम करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है, अगर फंड मैनेजर के पास वीक बॉन्ड है, तो वो एनएवी बचाने के लिए उसका प्राइस बढ़ा नहीं सकता, राइट। ये चीज को ध्यान रखना है। मतलब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सबसे ऊपर मान्य है, ये चीज को ध्यान रखता है। इस चीज की पॉलिसी के अनुसार, 5 नंबर पॉलिसी के हिसाब से, कि मतलब कोई भी अगर अपना मतलब मन मर्जी नहीं कर सकता, कोई अपना अपने हिसाब से कोई चीज चेंजेस नहीं कर सकता, जो अप्रूव्ड है या फिर कोई ऐसा कुछ नियम बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है, अब ये देखिए ये सेबी क्यों करती है, ताकि पैसा लगाने वाले कौन है, इन्वेस्टर ही है।
तो इन्वेस्टर का अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में फिर खलबली मच जाएगी, हलचल मच जाएगा, राइट? तो लोग पैसा लगाने से डरेंगे, इसीलिए इतने सारा नियम कानून है। 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूएशन पॉलिसीज इन एसएआई। अब देखिए, अब इसको समझते हैं। इन्वेस्टर एसएआई का जो डॉक्यूमेंट है, एसएआई का मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है ना? ऐसे मैं आपको फिर इसमें समझा नहीं रहा हूँ, अब उसमें फिर लाइन मतलब टाइम लग जाएगा आपका। साई डॉक्यूमेंट पढ़कर समझ सकता है कि एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है और इलिक्विड सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस पॉलिसी के अंतर्गत। 7 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, ईएमसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन। मतलब ये चाहे वैल्यूएशन एक्सटर्नल एजेंसी करे या, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एएमसी की होगी, ये चीज का भी ध्यान रखना है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स नहीं होती, मतलब ये नहीं कर सकते भैया उसने वो गलती कर दिया तो हम क्या करें, ऐसा नहीं बोल सकते आप। पूरी की पूरी जिम्मेदारी एएमसी की होती है, राइट? 8वां नंबर पॉलिसी हम समझते हैं अब क्या है। पॉलिसी क्या बोल रहा है, देखिए, पॉलिसी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट इनकरेक्ट वैल्यूएशन। अगर मान लीजिए किसी बॉन्ड का प्राइस अचानक से बिना रीजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर तो कम जाए, तो सिस्टम उसको एक फ्लैगिंग करता है। फ्लैगिंग मतलब एक चिन्ह देता है, एक भाई गई फ्लैग देता है कि मतलब ये कि गलती पकड़ने के लिए चेक होते हैं, मतलब कोई ना कोई आपके चीजों को देख रहा है, मतलब आप निगरानी में है, किसी के रडार में है, ठीक है? इसका इस पॉलिसी के अंतर्गत ये होता है। नवा पॉलिसी क्या बोलता है, देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वैल्यूएशन रैशनल बाय एएमसी। इसका मतलब ये होता है कि अगर बॉन्ड डाउनग्रेड होता है या फिर उसके वैल्यूएशन में चेंज होती है तो एएमसी रीजन लाइक हिट फॉर्म में रिकॉर्ड करती है। तो एक एक फॉर्म होती है, उसको उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब है, मतलब हर डिसीजन का, इसका मतलब एक तरह से देखा जाए कि कुछ चेंजेस अगर हुए तो आपको उसमें के रूप में आपको दिखा होना चाहिए या दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। 10 नंबर क्या है, देखिए, बोल रहा है कंसिडरेशन ऑफ प्राइसेस फ्रॉम पब्लिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। अब अगर ऐसा देखा जाए कि जैसे मान लो बॉन्ड एनएससी या बीएसई दोनों पर ट्रेड होता है, तो एएमसी दोनों जगह के प्राइसेस को कंसिडर करती है। मतलब ये सेलेक्टिव प्राइस नहीं हो सकता कि भैया इसमें बढ़ा हुआ है तो उसको ले ले, इसका घटा हुआ है तो उसको ले ले, ऐसा नहीं चलेगा। तो दोनों की प्राइसिंग के हिसाब से आपको बॉन्ड का प्राइसिंग तय करना है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको दसों प्रिंसिपल का मतलब समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चल के और काफी डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। देखिए, अब क्या बोल रहा है, देखिए, NAV of the scheme will depend upon the value of this portfolio, which in turn depends upon the value of securities held in it. इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम का जो इन्वेस्टर है, जो वो क्या कर रहा है, देखिए, पोर्टफोलियो क्रिएटेड सिक्योरिटीज मैनेज्ड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव जैसे मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस पर वैल्यूएशन होती है। म्यूचुअल फंड शेयर्स को उस दिन के क्लोजिंग प्राइस का वैल्यू पे मतलब वैल्यू किया जाता है। ओपनिंग या इंटरडे प्राइस यूज नहीं होता। एग्जांपल जैसे मान लीजिए टीसीएस का आज क्लोजिंग प्राइस है 3,500, तो वैल्यूएशन प्राइस कितने पे होगी, 3,500 पे ही होगी। अगर शेयर मल्टीपल एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जैसे मान लीजिए एनएससी हो गया या बीएसई हो गया या दोनों पे ही लिस्टेड है, तो वैल्यूएशन एक्सचेंज के क्लोजिंग प्राइस पर होगी जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर समझेंगे तो रिलायंस ज्यादातर एनएससी पर ट्रेड होता है, एनएससी पर क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा। तीसरी जो पॉइंट हमें जाननी चाहिए यहाँ पे, एक्सचेंज जो होती है ना, एक्सचेंज करना हो तो रीजन लिखना जरूरी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्सचेंज अगर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है तो उस पर लिखना जरूरी है। चेंज किया जा सकता है, मतलब अगर अगर ऐसा बोला जाए कि कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड होना है, मतलब आप अगर अपने चीजों को कुछ अगर चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक रिटर्न रिकॉर्ड है। अगर लिक्विडिटी हो रही है, मान लीजिए बीएससी हो गई, एनएससी हो गई या शिफ्ट हो जाता है, तो एएमसी उसका रीजन डॉक्यूमेंट उसको अपडेट करेगी, राइट? एक और पॉइंट इसमें बोलने लायक है कि सिलेक्टेड एक्सचेंज रेट पर ट्रेड नहीं हुआ हो। अगर आज सिलेक्टेड एक्सचेंज रेट पर
ट्रेड नहीं हुआ है तो दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो होती है ना उनका प्राइस यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज अगर एनएसई पर ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ पर बीएसई पर हुआ तो बीएसई के प्राइस लिया जाएगा। कहीं कहीं ट्रेड नहीं हुआ है, अगर किसी किसी एक्सचेंज पर ऐसा हुआ कि भाई जिसो जो लास्ट अवेलेबल ट्रेडिंग प्राइस होती है ना, लेकिन इसमें एक चीज है कि भाई वो प्राइस 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये चीज को ध्यान रखिएगा। राइट, जैसे मान लीजिए शेयर लास्ट टाइम 15 दिन पहले ट्रेड हुआ था, वही प्राइस वैल्यूएशन के लिए वैलिड होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज अदर देन मनी मार्केट एंड डेब्ट सिक्योरिटीज। नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटीज के अलावा, है ना, अगर कोई सिक्योरिटी वैल्यूएशन डेट से पहले 30 दिन तक किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हुई है तो नॉन ट्रेडेड स्क्रिप्ट माना जाता है। ऐसे नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन एएमसी क्या करती है, गुड फेथ में करती है, मतलब ईमानदारी और फेयर तरीके से वैल्यूएशन। अब देखिए वही वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत काम हो रहा है। ये वैल्यूएशन के लिए प्रॉपर वैल्यूएशन मेथड यूज किया जाता है जो एएमसी के बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होती है। राइट, यही यहाँ बताना की कोशिश कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझेंगे तो जब मार्केट में प्राइस अवेलेबल नहीं होता तब एएमसी फेयर और अप्रूव्ड मेथड से जो उसकी सिक्योरिटी की जो वैल्यू है ये डिसाइड करती है ताकि इन्वेस्टर के साथ न्याय या फेयरनेस बनाया जा सके। राइट, तो ये इसका मतलब हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा होगा मे बी, बट ये आपको मैं सिंपल शब्दों में एग्जाम्पल की तरफ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बुक पढ़ोगे तो आपको मीनिंग यही मिलेगी। अब आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज। अब आपको देखते हैं कि क्या है इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज में हो रहा है तो शेयर्स का वैल्यूएशन कंपनी की अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट के बेसिस पर होता है, या फिर अर्निंग प्लस नेट एसेट्स वैल्यू, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जो होगा, दोनों को मिला करके, या कंपेरेबल लिस्टेड कंपनीज का पीई रेशियो जो होता है उससे किया जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है और डिस्काउंट ज्यादा, या डिस्काउंट जो है ज्यादा दिया जाता है। या फिर अगर हम ऐसे समझेंगे एग्जांपल से कि अगर सिमिलर लिस्टेड कंपनी का पीई 20 है तो नॉन ट्रेडेड कंपनी का वैल्यूएशन लोअर पी जैसे 15 पर होगा। यही यहाँ बताने की कोशिश करा जा रहा है। या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड में इसमें दो पार्ट होते हैं। देखिए नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट जैसे वैल्यू होता है या कन्वर्टेबल इक्विटी जैसे वैल्यू होता है। अगर डिबेंचर्स का एक हिस्सा इंटरेस्ट देता है सो डेट जो वैल्यूएशन और एक हिस्सा उसमें कन्वर्ट या इक्विटी वैल्यूएशन देता है। राइट, सो वैल्यूएशन ऑफ जैसे मान लीजिए गोल्ड होते हैं या गोल्ड ईटीएफ हो गया। गोल्ड ईटीएफ में जो गोल्ड होता है ना उसकी वैल्यूएशन होती है। अब जैसे लंदन का जो प्राइसिंग होती है, या फिर अब जैसे यूएस डॉलर्स के हिसाब से जो है गोल्ड की प्योरिटी के हिसाब से होती है। राइट, तो ये सब है। अब एक चीज इसमें देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी को जो एज अ स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन लॉजिक, कंपैरिजन और फेयरनेस के बेसिस पर होता है ताकि इन्वेस्टर को कोई नुकसान ना हो। ये चीज का ध्यान रखिएगा। राइट, अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कंपटीशन ऑफ नेट एसेट ऑफ फंड वैल्यू स्कीम एंड एनएवी। एनएवी क्या होता है? एनएवी का मतलब अगर देखिए आपको आई थिंक मीनिंग तो बिल्कुल आता ही होगा। एनएवी का मतलब होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का हर एक यूनिट का वैल्यू। सिंपल, हर एक देखिए आपको मैंने ऊपर लिखा भी है, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ द स्कीम। एनएवी का फॉर्मूला अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो स्कीम के टोटल एसेट्स, लिखा देखिए आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, और स्कीम के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ यूनिट्स। यही होता है इसका वैल्यू। इसका मतलब अगर इसी से समझते हैं तो नेट एसेट में क्या क्या आता है। नेट एसेट का मतलब होता है शेयर्स जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं की वैल्यू, बॉन्ड की वैल्यू, मनी मार्केट वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू, डिविडेंड जो अर्न हो चुका है पर मिला नहीं है, इंटरेस्ट जो अर्न हो चुका है पर मिला नहीं है, माइनस करेंगे किससे, फीस और एक्सपेंसेस जो पेएबल है, इससे माइनस होगा।
तो सिंपल सब्जेक्ट में अगर मान लिया जाए कि मान लीजिए टोटल एसेट्स अगर 100 करोड़ है, तो टोटल एक्सपेंसेस फीस पेएबल इक्वल्स टू 5 करोड़। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हो गया 9.5 यूनिट्स या 9.5 करोड़ अगर मान लेते हैं, तो नेट एसेट कितना हुआ 95 करोड़। तो अगर इसकी एनएवी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, ₹95 डिवाइडेड बाई 9.5 मतलब 10 रुपए। ठीक है, एनएवी कब बढ़ता है, एनएवी तब इंक्रीज होता है जब स्कीम को ज्यादा इंटरेस्ट इनकम मिलती है, यह ध्यान रखिएगा। स्कीम को ज्यादा डिविडेंड मिलता है, तभी आपका पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट जो है ना उसके हिसाब से अप्रिशिएट होती है। स्कीम के एक्सपेंसेस कम होते हैं, अगर जो खर्च देखिए ये तो बहुत मामूली चीज है, अगर कोई सी चीज को अगर खर्च अगर कम होगा तो अपने आप उसका चीजें बढ़ेंगी, राइट। तो एनएवी म्यूचुअल फंड्स के हर एक यूनिट का एक्चुअल वैल्यू दिखाता है, कि मान लीजिए आपको एनएवी दिखा रहा होगा तो उसके आपको एक्चुअल वैल्यू आपको कितना अलॉटमेंट हुआ है उसके हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। और इसमें लेकिन फंड के जो परफॉर्मेंस है और एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको अभी समझाया। चलिए आगे चलते हैं। मार्क टू मार्केट, अब मार्क टू मार्केट को समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का सिंपल मतलब है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो भी सिक्योरिटीज, चाहे शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, है ना, इसी तरह की चीजें हो, है उनको आज के करंट मार्केट प्राइस पर वैल्यू करना, ये है उसका मतलब। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, म्यूचुअल फंड का ये जो मार्क टू मार्केट का जो सिंपल मतलब है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो भी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, ये जो है उनके आज के करंट मार्केट प्राइस पर वैल्यू करना, ना कि उस प्राइस पर जिसमें उसने पहले खरीदा गया है। समझ में आ रही बात? तो सिंपल शब्दों में अगर बोलेंगे तो ये बताता है कि आज के डेट में इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो मार्केट जो मार्क टू मार्केट की वजह से म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है या नेट एसेट वैल्यू है हमेशा लेटेस्ट मार्केट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। सब इन्वेस्टर को सेम और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा मार्क टू मार्केट म्यूचुअल फंड की रियल परफॉर्मेंस दिखाता है, फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे लिया, ये एसेस कैसे किया, या उसके मदद करने में, उसको जो असेसमेंट में भी मदद करता है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस एनएवी में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, राइट। मार्क टू मार्केट इन्वेस्टर के लिए अगर सिंपल और भी अगर आसान शब्दों में समझा जाए, शॉर्ट में अगर, तो मार्क टू मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए फेयर प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंसी और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये हो गया मार्क टू मार्केट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, टोटल एक्सपेंस इन म्यूचुअल फंड स्कीम। अब देखिए ये फीस फंड मैनेजर और एडवाइजर्स को दी जाती है जो इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं और गाइड करते हैं। रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, रिकरिंग मतलब आप समझ लीजिए बार बार, है ना। अब देखिए पहला वाला क्या है, बहुत इजी है समझना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मतलब इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, एडवाइजरी सर्विसेज देने के लिए उसको एक फीस दी जाती है, ये हो गया। रिकरिंग मतलब स्कीम के रेगुलर चलाने वाले खर्चे को, जो चीजें बार बार लग रही है, जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गई, बहुत सारे फलाने फलाने खर्चे होते हैं, तो इसको रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है, जब शेयर या सिक्योरिटीज बाय या सेल होगा, मतलब खरीद बिक्री होगी, तो चार्जेस लगते हैं, तो उसमें ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन चार्जेस है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाली चीज है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी और जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है के अलावा कोई भी और एक्सपेंस इन्वेस्टर से नहीं लिया जाता। ऐसे सारे एक्स्ट्रा खर्चे जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एएमसी बोलते हैं, या ट्रस्टी या स्पॉन्सर खुद बियर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये इस पे क्वेश्चन आता भी है। अब क्या बोल रहा है, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। अब इसको समझते हैं क्या है। सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार डिविडेंड सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व में ही पे किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न हुए हैं इनकम और एक्सपेंस एडजस्ट करने के बाद,
वही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं। वैल्यूएशन अगर गेन या पेपर के प्रॉफिट मतलब आपको दिखाया मतलब किताबी अगर उसमें दिखा दे रहा है कोई ऐसे करके तो ये नहीं होगा, राइट? वैल्यूएशन लॉस जो प्रॉफिट में एडजस्ट करना जरूरी होता है। न्यू यूनिट्स के सेल प्राइस या आप बोल लो कि जो हिस्सा वैल्यूएशन गेन से आता है वही डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व के लिए उसका वो हिस्सा होता है या पार्ट होता है। अगर हम और भी सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो इसको हम ऐसा समझाते हैं कि डिविडेंड सिर्फ रियल और रियलाइज प्रॉफिट, इसको ध्यान रखिएगा, रियल और रियलाइज प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा होगा। जैसे होता है ना कि भाई हम खर्चे कम कर दें तो प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, राइट? तो वो ऐसा नहीं चलेगा कि भाई किताब में दिखा दिया, जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रही होगी उसी पे ही डिविडेंड का अमाउंट रिकॉर्ड या किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लोड। अब देखिए हम जानते हैं कि ये बहुत ही इजी चीज है तो मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री लोड्स का मतलब होता है सेल प्राइस और एनएवी के बीच का डिफरेंस। पहले म्यूचुअल फंड स्कीम में एनएवी से ज्यादा प्राइस पर यूनिट सेल कर सकती थी और आज एक्स्ट्रा अमाउंट और ये एक्स्ट्रा अमाउंट एंट्री लोड कहलाता था। अब रूल चेंज हो गया। अब रूल क्या हो गया, एंट्री लोड अलाउड नहीं है, इसलिए सेल प्राइस और एनएवी दोनों सेम होते हैं। इन्वेस्टर को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। एग्जिट लोड का मतलब होता है एनएवी के रीपर्चेज प्राइस के बीच का डिफरेंस। स्कीम को परमिशन होती है कि वो एनएवी से कम प्राइस पर यूनिट बाई बैक करे। स्कीम अगर एग्जिट लोड का टाइम के हिसाब से अगर मान लो कर सकती है तो अगर इन्वेस्टर जल्दी यूनिट रिडीम करता है तो लोड ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए होल्डिंग पीरियड बढ़ता है, मतलब होल्डिंग मतलब कब तक वो जो इन्वेस्टर है उस चीज को अपने पास रखा उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। एग्जिट लोड कम होता है, राइट? सिंपल वर्ड में एग्जिट लोड इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म जो जैसे मान लीजिए बहुत देर तक उस चीज को होल्ड करे ये उसमें प्रेरित करता है, राइट? तक इन्वेस्टमेंट रखने के लिए उसको एनकरेज करता है, मतलब एक ताकि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी वो खरीद बिक्री या फिर चेंज नहीं करे या फिर मान लीजिए निकल नहीं जाए फंड से, राइट? तो इसको रोकने के लिए ताकि वो लॉन्ग टर्म में इस चीज का फायदा ले सके। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, की अकाउंट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए ये समझते हैं इसको, की अकाउंट एंड रिपोर्टिंग। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अकाउंट अलग अलग से मेंटेन किए जाते हैं, है ना? अब देखिए वो क्या बोला जाए कि एएमसी जो होती है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट्स से मिक्स नहीं होते। एएमसी का ऑडिटर और स्कीम का ऑडिटर अलग अलग होना चाहिए। अब ये देखिए नियम है ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे। सेबी ने क्लियर कट बता दिया है, सेबी ने क्लियर रूल बनाए हैं कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस और राइट इशू को अकाउंट में कब और कैसे शो किया जाएगा। इंडेक्स फंड्स, लिक्विड फंड्स और डेट फंड्स के लिए एनएवी 4 डेसिमल प्लेसेस, जो मैं आपको अभी पॉलिसीज के अनुसार बता रहा था, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, राइट? इक्विटीज और बैलेंस फंड्स के लिए एनएवी कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट होना चाहिए, राइट? इन्वेस्टर एक यूनिट से कम भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग सिस्टम अक्सर सिर्फ होल यूनिट्स में ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। या सिंपल शब्दों में ये समझ लें, ये सारे रूल्स एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, राइट? ताकि इन्वेस्टर को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती रहे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं की प्रोविजनिंग क्या होती है इसमें। अब की प्रोविजनिंग को समझते हैं। एएमसी इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस चार्ज नहीं करेगी, लेकिन जो टीईआर है मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो, इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस को छोड़कर प्रोरेटा बेसिस पर चार्ज करेगी या फिर किया जा सकता है, सिर्फ तब जब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से पैसा रिकवर हो जाए। अब देखिए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एनएवी जो डेली बेसिस पर डिक्लेयर करना मैंडेटरी है, मतलब बिना इसके आप नहीं कर सकते, मतलब बिना बिल्कुल जरूरी है इसको करना। इस पोर्टफोलियो की जो प्रॉपर डिस्क्लोजर है वो हर जगह होनी चाहिए, चाहे स्कीम रिलेटेड हो
डॉक्यूमेंट्स में, मंथली और हाफ ईयरली पोर्टफोलियो के डिस्क्लोजर्स में, म्यूचुअल फंड और स्कीम के एनुअल रिपोर्ट में भी, राइट? सो ये क्यों बनाया गया है? ये रूल्स को, या फिर आपको बोला जाए कि ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको हर जगह एक ही तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी है, ताकि इन्वेस्टर को सेग्रीगेटेड अगर पोर्टफोलियो है कि उसके वैल्यू और एक्सपेंसेस की क्लियर इंफॉर्मेशन उसको मिल सके, राइट, या मिलता जाए। ये इसका मतलब हो गया। तो आई होप आपको ये जो अभी चैप्टर 7 का मैंने बताया, आपको एक आइडिया आ गया होगा, और किस बारे में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी आपको मोटा मोटा आपको पता तो चल ही गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे, ये चैप्टर का 7 का जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। इसमें हमने आज क्या क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि फेयर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूएशन, सेबी के जो अलग अलग वैल्यूएशन, मैंने 10 वैल्यूएशन के बारे में आपको बताए, और उसके अनुसार मार्क टू मार्केट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनएवी क्या होता है, एक्सपेंसेस, डिविडेंड्स, है ना। ओवरऑल जो ये सेशन है, ये आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का वैल्यू या प्राइस या फिर ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपको एक आइडिया मिला होगा, राइट? तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखे होंगे अभी तक। तो आगे चलते हैं, देखते हैं मैं आपको और क्या सिखा सकता हूँ। देखिए, अभी आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एमसीक्यू मेरे हर एक वीडियोस में आपको देखोगे चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, एंड देन विल हैव दिस मॉक टेस्ट का जो प्रैक्टिस होता है वो भी, ताकि आपका फुल क्लियर हो जाए, चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर, एंड मॉक टेस्ट से आपको आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। अब देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वैल्यूएशन ऑफ द पोर्टफोलियो for the purpose of NAV competition is to be done as per the norms of। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो पोर्टफोलियो की जो वैल्यूएशन होती है, उसका कंपटीशन, मतलब वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पूछ रहा है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए एनएवी को निकालने के लिए म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से जो सेबी के अनुसार रूल्स गाइडलाइंस के रिकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है, या कैसे की जाती है, इसका सही आंसर पूछ रहा है, राइट? बताइए क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज, देखिए कलर चेंज हो गया, सेबी एंड एम्फी। तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ वैल्यूएशन के हिसाब से, राइट? अब आगे चलते हैं। नंबर 2, valuation principle laid down by SEBI for computation of NAV states that। अभी आप पूछ रहा है कि जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं जो सेबी के अनुसार बनाई गई है, वो क्या दर्शाता है एनएवी को लेकर के। अब इन चारों ऑप्शंस में कौन सा आंसर जो सही होगा वो बताइए। द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ 1 एंड 2, है ना, बोथ 1 एंड 2। अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ द रिफ्लेक्ट रिलायबल वैल्यू and then independent auditor to review the policies at least once a year, right? तो सेबी के द्वारा बताए गए वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स और एनएवी का कंपटीशन ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के सिक्योरिटीज को उनकी फेयर मार्केट वैल्यू पर वैल्यू किया जाना चाहिए, और जहां मार्केट प्राइस अवेलेबल ना हो वहां अप्रूव्ड वैल्यूएशन नॉर्म्स जो होती है उसको फॉलो किया जाता है, ताकि एनएवी ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और इन्वेस्टर्स के लिए फेयर रहे, मतलब ठीक ठाक सब कुछ इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन जाता रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, इफ अ सिक्योरिटी इज ट्रेडेड इन मोर देन वन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय। अब ये भी देखिए, अब मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं, थोड़ा सा बताइए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ए। क्या बोल रहा है इसमें? अगर कोई सिक्योरिटी एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया भी था बीएसई एनएसई का, राइट? तो वैल्यूएशन के लिए उस एक्सचेंज का प्राइस लिया जाएगा जहां उस दिन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम या हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ हो, यानी मोस्ट एक्टिव एक्सचेंज का प्राइस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। आगे चलते हैं नंबर 4 पे। देखिए 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट बताइए।
If a security is not traded in an exchange for the purpose of valuation, the last trading price can be considered provided the valuation date is not prior to। अब देखिए ये भी मैंने आपको डिस्कशन किया था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए तो आप बिल्कुल बता पाइएगा। चार ऑप्शंस आपके पास है, चार ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा। द करेक्ट आंसर इज सी 30 डेज। अगर कोई सिक्योरिटी किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हुआ हो तो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कब तक कंसीडर किया जा सकता है? तो वो वैल्यूएशन डेट से 30 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए या ना हो, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 30 डेज के अंदर ही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 5 क्या बोल रहा है? इफ सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रेडेड दे कैन बी वैल्यूड बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग प्राइस और अर्निंग रेशियो of comparable traded securities with appropriate discount for lower liquidity। अब इसमें से ट्रू और फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट अगर अगर बताया जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है? चलिए बताइए फटाफट। द करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। अगर सिक्योरिटीज ट्रेड नहीं हो रही है तो उनकी वैल्यूएशन कंपेरेबल ट्रेडेड सिक्योरिटीज के अर्निंग कैपिटलाइजेशन या प्राइस या अर्निंग रेशियो के बेसिस पर और लो लिक्विडिटी के लिए सुटेबल डिस्काउंट लगाकर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है? गोल्ड अंडर गोल्ड ईटीएफ इज टू वैल्यूड एज पर। अब ये बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, एएम फिक्सिंग प्राइस लंदन बुलियन। ये भी मैंने आपको बताया था कि वे किस बेसिस पे गोल्ड की प्राइसेस फिक्स अप होती है। गोल्ड अंडर गोल्ड ईटीएफ इज टू बी वैल्यूड एज पर प्राइस फिक्स्ड बाय लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में एलबीएमए बोलते हैं। जनरली द एएम फिक्सिंग प्राइस कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस एज पर एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट्स। Come on, let's go to question number 7. Valuation of securities is a responsibility of AMC and SEBI provides only guidelines। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अब देखिए ट्रू फॉल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में जो आंसर्स का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के लिए भी डाले हैं। चलिए बताइए क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। वैल्यूएशन सिर्फ एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सेबी वैल्यूएशन नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स लेट डाउन करता है जिनकी या जिनको फॉलो करना एएमसी के लिए मैंडेटरी होता है। ये वर्ड मैंने आपको बताया था, मैंडेटरी होता है, राइट। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ एनएवी। अब इन चारों ऑप्शंस में ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एनएवी के इंक्रीज के लिए नहीं है या फिर कोई मायने नहीं रखता। चारों ऑप्शंस में से देखिए कौन सा आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज सी, वैल्यूएशन लॉस। अगर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस बढ़ते हैं तो एनएवी कम होता है, बढ़ता नहीं है, इसलिए इंक्रीज इन एक्सपेंस वो जो फैक्टर है जो एनएवी को इंक्रीज नहीं करेगा। 9. Any expense other than investment advisory fees and recurring expenses is to be borne by EMC। अब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है? माने कोई भी एक्सपेंस है अदर देन एडवाइजरी फीस जो बोन किया जाता है एएमसी। ये बहुत इजी सवाल है, बताइए क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ट्रू। अभी अभी हमने डिस्कस किया था जब आपको चैप्टर बता रहे थे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस और रिकरिंग एक्सपेंसेस के अलावा कोई भी और एक्सपेंस एएमसी को खुद बियर करना होता है। ये लाइन में मैंने आपको बोला था, उसके बर्डन या स्कीम या एनएवी पर नहीं डाला जा सकता। नंबर 10, equity oriented schemes are those where dash of the net asset will be invested in equities or equity related instruments। fill the blanks। तो बताइए क्या होगा ब्लैंक में? Which option is correct? The correct option is B,
65%. Equity-oriented schemes are those where minimum 65% of the net asset will be invested in equities or equity-related instruments. Number 11, for index fund ETFs and ETFs, the limit for total expense ratio is fixed in on a daily net assets. अब ये चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए? The correct answer is A 1%। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स फंड्स या ETF अपने इन्वेस्टर से एक दिन में अपनी टोटल एसेट वैल्यू का 1% से ज्यादा खर्चा नहीं चार्ज कर सकता। सेबी ने ये लिमिट फिक्स करती है क्योंकि इंडेक्स फंड्स सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, एक्टिव फंड्स मैनेजमेंट कम होता है, इसलिए एक्सपेंस भी लो होने चाहिए। If an open-ended equity fund has rupees 350 as AUM, the maximum TER जो या total expense ratio कौन से पे फिक्स्ड होगा ये बताइए? 1.5%, 2%, 2.5 या 2.25? The correct answer is क्या है? देखिए कलर चेंज हो गया, डी। अगर ओपन एंडेड इक्विटी फंड का AUM 350 करोड़ है ना, रुपीज 350 करोड़, तो TER जो है 2.25 होगा क्योंकि 500 करोड़ तक के इक्विटी फंड्स के लिए सेबी ने 2.25 लिमिट फिक्स की है। अब देखिए नंबर 13, द क्वांटम ऑफ डिविडेंड एंड रिकॉर्ड डेट विल बी डिसाइडेड बाय। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द करेक्ट आंसर इज ए। डिविडेंड की अमाउंट या क्वांटम और रिकॉर्ड डेट म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग, ताकि इन्वेस्टर को सही टाइम पर डिविडेंड मिल सके। नंबर 14, विद इन 1 day of trustees decision on dividends, AMC will issue public communication giving details including the record date mention। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? एक दिन के अंदर ट्रस्टी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि डिविडेंड के मामले में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, मतलब फॉल्स है? चलिए बताइए क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ट्रू। जब ट्रस्टी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो एमसी को एक दिन के अंदर पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है, जिसमें डिविडेंड अमाउंट और रिकॉर्ड डेट मेंशन होता है, ताकि इन्वेस्टर को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके। नंबर 15, when there is a exit load, the repurchase will be dash than NAV। अब इसमें कौन सा होगा बताइए? लोअर, हायर, सेम एज NAV या डिपेंडिंग करेगा एमसी रूल के हिसाब से? द करेक्ट आंसर इज लोअर, ए होगा। जब एग्जिट लोड लगती है तो इन्वेस्टर को रिडेम्पशन या रीपर्चेज के टाइम पे एनओवी से कम अमाउंट मिलेगा, क्योंकि एग्जिट लोड फंड के खर्चे के लिए डिडक्ट कर लिया जाता है। नंबर 16, NAV ऑफ इंडेक्स फंड आर टू बी मेंशन इन। अब इसमें कितने ऑप्शंस हैं? देखिए ये वैल्यूएशन के समय मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा ऑप्शंस को देखिए और बताइए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, अप टू 4 डेसिमल। हर एक यूनिट का नेट एसेट वैल्यू, जिसको हम NAV बोलते हैं, कैलकुलेट करके इन्वेस्टर को दिखाया जाता है, ताकि वो जान सके कि उनके पास कितनी वैल्यू के यूनिट्स हैं। इंडेक्स फंड्स पे NAV डेली अपडेट होता है, इसलिए इन्वेस्टर को बाई या सेल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नंबर 17, बोथ होल्डिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कैन बी इन फ्रैक्शन। अब ये पूछ रहा है कि क्या होल्डिंग जो होती है यूनिट्स की स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, क्या फ्रैक्शंस में होती है? ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछ रहा है। चलिए बताइए। द करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाएं तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स फ्रैक्शन में हो सकती है, मतलब 10.25 यूनिट्स या फिर 15.67 यूनिट्स होल्ड कर सकते हैं, है ना? ये चीज है। या सिंपल शब्दों में अगर आपको समझना है तो मैं आपको बताता हूँ, म्यूचुअल फंड यूनिट्स फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए डेसिमल अलाउड है।
शेयर्स एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए हमेशा होल नंबर्स पे होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 10,000 in a scheme with a NAV of rupees 20 and if there is an exit load of 2%, how many units will be allotted to him? अब देखिए इस तरह का सवाल आता है, मतलब एग्जाम्स में बिल्कुल आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है आपको समझ में आना चाहिए। चलिए बताइए कैलकुलेट करके कैसे होगा। द करेक्ट आंसर इज 500। अब आपको बताते हैं ये 500 आया कैसे। अब देखिए यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनएवी। सो यहाँ कितने हैं, 10,000 है। सो 10,000 डिवाइडेड बाय कितने का है, एक एनएवी 20 का। सो डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, कितना आ गया 500 यूनिट, राइट। सो एग्जिट लोड इन्वेस्ट करते वक्त नहीं लगता, जो सिर्फ रिडीम या बेचने के लिए लगता है, इसलिए इन्वेस्टर को 500 यूनिट्स अलॉटमेंट होगी या अलॉट होगी। इफ एन इन्वेस्टर रिडीम्स 1000 यूनिट्स इन अ स्कीम with a NAV of 20 and if there is an exit load of 2%, how much amount will be received by, मतलब यहाँ वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ कितना वैल्यू उसको मिलेगा। अब बताइए कैलकुलेट करके क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज 19,600 या 19,600। अब ये कैलकुलेशन आपको कैसे होता है ये बताता हूँ। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या, देखिए कितना है यहाँ पे 1,000 यूनिट था, तो इंटू 20 करेंगे, है ना, एनएवी है उसका, राइट। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20,000। अब एग्जिट लोड क्या करेंगे, एग्जिट लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए करिए। 2% कितना बोल रहा है, एग्जिट लोड 2% बोल रहा है ना ऊपर, तो 2% ऑफ कितना 20,000, जिसका अभी हमने निकाला टोटल, उसका जो वैल्यू निकाला हमने। अब अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो 2% ऑफ 20,000 कितना आ गया 400। अब 20,000 टोटल हुआ, 400 आपका एग्जिट लोड हो गया, तो माइनस करेंगे कितना 19,600 आ गया, ठीक है। तो एग्जिट लोड रिडीम करते वक्त डिडक्ट होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर को 19,600 ही मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 20, इफ एन इन्वेस्टर हैज 1000 यूनिट्स with a NAV of rupees 20, he sells the unit and invest another scheme with a NAV of 25. How many units will be received by him from the new investment? अब यहाँ पूछ रहा है चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए कैलकुलेट करिए, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ए 800। देखिए अब ये कैसे आया जरा समझते हैं। स्टेप वन, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वैल्यू निकालो। कितना टोटल वैल्यू, 1,000 यूनिट्स इंटू 20 एनएवी, कितना आ गया 20,000, तो 20,000। अब उसके बाद क्या करेंगे, नया स्कीम में इन्वेस्ट करना है। कितना एनएवी कितना दिया उसमें 25, पुराने वाले का कितना था 20, तो अब ये 25 के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 25 करेंगे, कितना हो गया 800 यूनिट, राइट। इसलिए नए, सॉरी 20,000 डिवाइडेड बाई 25 होगा, सो 800 यूनिट्स उसको इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, राइट। तो इन्वेस्टर नए स्कीम में इन्वेस्टर को कितना मिलेगा 800 यूनिट्स ही मिलेंगे, इसलिए ये कैलकुलेशन आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के हिसाब से आपको चैप्टर 7 के एक्सप्लेनेशन और उसके मॉक टेस्ट भी आपको क्लियर कराए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ सजेशन है या फिर कुछ कमेंट्स आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एनएसएम एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल शेयर करिए कि आपको ये वीडियो से कुछ अगर मदद मिला या फिर कुछ आपको सीखने को मिला या फिर कुछ एग्जाम्स के पर्पज से आपने कुछ यहाँ एक्स्ट्रा सीखा, राइट। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिलेटेड हुए एग्जाम्स में, तो आप बिल्कुल लिखिए। या फिर आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे, तो आप बिल्कुल वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्यार बहुत सारा मिल रहा है और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं इस पे कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। सब कुछ सीखना है और डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं हम और आप दोनों, राइट।
सो इतना टाइम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू, राइट। और इस चैनल को बहुत बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, और काफ़ी सारे कमेंट मिलते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ सारे के रिप्लाई देने के लिए भी, राइट। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, राइट। चलिए आगे चलते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।